नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आपको लेकर आया हूं नवीन राज्यों के उदय के विषय में हिस्ट्री का चैप्टर जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे पहले हमने आपको उत्तरवर्ती मुगल राजवंशों के बारे में बताया था। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश में जितने भी मुगल से संबंधित थे, जहाँ पर मुगलों का अंत होता है, उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दी थी। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक अगला चैप्टर उसके बाद जो आता है उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद, वो है नवीन राज्यों का उदय। यानी कि मुगल वंश जो थे वो अपनी तरफ से खत्म हो रहे थे, या साइड से एक कुछ नए राज्य अपनी तरफ से बन रहे थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा थे बंगाल के नवाब, क्योंकि बंगाल उस समय आगे तेजी से उभर रहा था और वहाँ पर नवाब बनते जा रहे थे। अलग अलग नवाब बनते गए अलग अलग पीरियड पर। उन सब के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर देंगे। तो देखिए कौन कौन बना, यहाँ पर आपको बताते हैं। बंगाल का नवाब जो था, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी पे थे। औरंगजेब ने इसको बंगाल का दीवान बनाया था 1700 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है 1700 ईस्वी से, जहाँ पर इसको दीवान बना दिया गया था पहले, ठीक है। इसके बाद मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक यहाँ पर क्या करता है, राज करता है बंगाल का नवाब के तौर पे। और इसका दामाद इसके बाद कौन होता है, वो इसका दामाद होता है शुजाउद्दौला, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला जो 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक यहाँ पर राज करता है, बंगाल का नवाब रहता है। और इसके बाद इसका पुत्र, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बनता है जो कि सरफराज खां था, ठीक है। सरफराज खां 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक यहाँ पर बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद सरफराज खां के बाद देखिए इसका कोई रिलेशन नहीं था, अलीवर्दी खां, इसने क्या किया कि इनको मार करके 1740 ईस्वी में 1756 ईस्वी तक इसने बंगाल के नवाब के तौर पर राज किया। और अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां की जो छोटी पुत्री थी, उसकी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला आता है 1756 से 1757 ईस्वी तक राज करता है। और 1757 में आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में सबसे बड़ा युद्ध जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो यहाँ पर हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। यहाँ पर हम आपको मुर्शिद कुली खां के बारे में, शुजाउद्दीन के बारे में, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। और सिराजुद्दौला के बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। मुर्शिद कुली खां के बारे में बताते हैं। मुर्शिद कुली खां जो कि 1713 से 1727 ईस्वी तक यहाँ पर राज करता है, औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया, ठीक है। औरंगजेब जब था मुगल शासक था, उसने क्या किया, बंगाल के साइड में इसको भेज दिया, कहा कि मुर्शिद कुली खां को दीवान बना करके कि वहाँ पर देख रेख के लिए भेज दिया। ये लगभग 1700 ईस्वी में ही इसने भेज दिया था। इसके बाद बंगाल का सूबेदार भी ये बना 1717 में। 13 से इसको बंगाल का नवाब बन गया। 13 से राज करता रहा। वहाँ पे एक्चुअल में था क्या कि जब से इसको दीवान बना दिया गया, बागडोर इसी के हाथ में ही थी। तो इसको माना जा सकता है कि 1700 से ही राज कर रहा था। लेकिन एज पर यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 1713 से ये पूरी तरह से बंगाल का नवाब बन करके इसने अपना अलग शासन राज स्थापित कर दिया औरंगजेब से हट करके, ठीक है। और ये स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होने के बाद इसने अपनी एक राजधानी बनाई। राजधानी कहाँ पर बनाई, तो राजधानी बनाई मध्य बंगाल में। बंगाल के मध्य में एक जगह थी, उस जगह पर इसने क्या किया, राजधानी बनाई। और उस राजधानी को नाम दिया मुर्शिदाबाद। क्या नाम दिया, मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये देखिए ये मुर्शिदाबाद नाम से इससे मैच कर रहा है, मुर्शिद, तो इसने अपने नाम से ही मुर्शिदाबाद नाम दिया था राजधानी को। और कहाँ पर बनाया, मध्य बंगाल में, ठीक है। मध्य बंगाल में अपनी क्या किया, राजधानी बनाया। अब इसके समय में जो हुए विद्रोह थे वो 3 विद्रोह ही हुए थे इसके समय में। केवल वो 3 विद्रोह जो करने वाले थे, पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण तथा गुलाम मोहम्मद ने किया था। इन तीनों ने मिल करके पहला विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह सुजात खां द्वारा किया गया था इसके टाइम पीरियड पर। और तीसरा नजात खां द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इन 3 विद्रोहों, इनके दौरान मुर्शिद कुली खां जब तक शासन में था, बंगाल का नवाब था, तो इसके समय 3 विद्रोह होते हैं। इसके अलावा इसने क्या किया था, इजारा व्यवस्था को लागू की थी। इजारा व्यवस्था क्या थी, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी। जो भू राजस्व कैसे लेना है, किसानों से, जो गरीब किसान थे जो उगाते थे
खेतों में, ठीक है, गरीब होते थे तो ये गरीब खेतिहार होते थे, इनसे क्या करते थे, भू राजस्व की वसूली करते थे। तो भू राजस्व की वसूली करते समय कई बार क्या होता था कि गरीब खेतिहारों के पास पैसा नहीं होता था, वो भू राजस्व नहीं दे पाते थे। तो जब भू राजस्व नहीं दे पाते थे तो उसने क्या किया, एक तकावी ऋण नाम से एक ऋण की व्यवस्था करी, जिसके थ्रू क्या करता था, ये ऋण देता था गरीब खेतिहारों को। किस लिए, भू राजस्व के भुगतान के लिए, यानी कि आप पहले से ऋण ले लें और भुगतान कर दें राजस्व का, और जब आप खेत से अपना पैदावार करें तो उसको अपना पूरा कर लें। तो तकावी ऋण, क्वेश्चन बनेगा तकावी ऋण किसके समय था, तो किसने चालू किया था, मुर्शिद कुली खां ने किया था, और इजरा व्यवस्था भी इसने लागू करी थी। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खां के बारे में हो गया। अगला बताते हैं आपको सुजाउद्दीन। इसके बाद इसकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन राजा बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, तो बताते हैं सुजाउद्दीन के बारे में। 1727 ईस्वी में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद जो था सुजाउद्दीन, ठीक है, उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। और इसने क्या किया था, बिहार का 1733 ईस्वी में, ठीक है, 1733 में इसका राज बिहार तक फैल जाता है, यानी बिहार पर इसका कब्जा हो जाता है। और ये क्या करता है, अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाता है। ठीक है, तो पहली बार ये था जिसने अलीवर्दी खां को क्या किया था, बिहार भेजा और उसने नायब सूबेदार बनाया था। यहीं से अलीवर्दी खां इसके साथ में मतलब नायब वहाँ पर बन जाता है, नायब सूबेदार। उसके बाद सुजाउद्दीन की मृत्यु जब हो जाती है, सुजाउद्दीन 1739 तक राजा बना रहता है, बंगाल का नवाब बना रहता है। और 1739 के बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो सरफराज खां बनता है, जो इसका पुत्र था। ठीक है, सरफराज खां इसका पुत्र था, जो कि उसके मरने के बाद बंगाल का नवाब बनता है। और ये क्या करता है कि अपने आप को एक उपाधि देता है। उपाधि का नाम क्या था, आजम उद दौला। ठीक है, आजम उद दौला हैदर जंग। ठीक है, ये उपाधि थी आजम उद दौला हैदर जंग। ठीक है, तो सरफराज खां ने, ये क्वेश्चन बनेगा कि आजम उद दौला हैदर जंग ने किस उपाधि किसने धारण की थी, तो सरफराज खां ने धारण की थी। अलीवर्दी खां ने गिरिया नामक स्थल पर सरफराज खां की हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि सरफराज खां की हत्या किसने कर दी, इसी अलीवर्दी खां ने इसकी हत्या कर दी गिरिया नामक स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर, गिरिया नामक स्थान पर सरफराज खां की हत्या कर दी। और इसके बाद क्या हुआ, ये अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। उस समय मुगल शासक कौन था, तो उस समय मुगल शासक जो था वो मोहम्मद शाह था, यानी दिल्ली का राजा उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जिसके अधीन था। अब अलीवर्दी खां ने क्या क्या किया कि अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो अलीवर्दी खां के बारे में बता रहे हैं। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में से 1756 ईस्वी तक यहाँ बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां ने क्या किया कि सरफराज खां को मारा, और सरफराज खां को मारने के बाद खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर लिया। और अलीवर्दी खां जो था ये 1740 ईस्वी में शासक बन गया। इसने क्या किया, मुगल सम्राट को, देखिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपना पद स्थायी किया। कितना दिया, 2 करोड़ रुपए देकर के अपना पद स्थायी किया। और दिया क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि औरंगजेब ने जब भेजा था सबको, क्या बंगाल का नवाब बनाकर किसको भेजा था, शुरुआत में मुर्शिद कुली खां को, यानी कि ये किसके राज में चल रहा था, सब मुगल शासक के अंडर में थे। तो जब मुगल शासक के अंडर में थे तो अलीवर्दी खां, जो कि इनका रिलेटिव तो था नहीं, तो ये जब बना तो इसने क्या किया कि 2 करोड़ रुपए भेजा, किसको, मुगल सम्राट को। मुगल सम्राट उस समय कौन था, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह उस समय था, जिसको 2 करोड़ रुपए इसने भेजा था। इसके बाद इसने पूरे 16 वर्षों के अपने कार्यकाल में, 16 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी राजस्व नहीं भेजा। ठीक है, मुगल शासक को कभी भी राजस्व नहीं भेजा। ये क्या किया, इसके समय में इसे मराठों से काफ़ी दिक्कत हुई, मराठों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, मराठों से इसे काफ़ी अत्यधिक क्षति भी हुई। जब काफ़ी अत्यधिक क्षति हुई तो अलीवर्दी खां ने क्या किया, इनके साथ एक संधि कर ली। किसके साथ संधि की, मराठों के जो सरदार थे ये रघु जी थे, मराठों के सरदार एक रघु जी थे। इनसे क्या किया, 1751 में इसने संधि कर ली। और संधि करने के उपरांत जिसमें उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत दे दिया। ठीक है,
उड़ीसा बंगाल से जुड़ा हुआ उड़ीसा लगा हुआ था, तो बंगाल से जब लगा हुआ था तो उड़ीसा प्रांत को इसने क्या किया, मराठों को दे दिया, और साथ में 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ, देखिए 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार करी कि 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ में दूंगा, साथ में उड़ीसा प्रांत दिया क्योंकि इसे मराठों से काफ़ी नुकसान या क्षति हुई थी। इसने एक और बात कही थी जो काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी का छत्ता किसको कहा था इसने, तो इसने कहा था यूरोपीय लोगों को, जितने भी यूरोपी बाहर से आ रहे थे, डच हो या पुर्तगाली हो, इन सबको ये क्या कहता था कि ये यूरोपीय लोग जो हैं ये मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं। क्यों मधुमक्खी के छत्ते के समान, मतलब कि इनका उपयोग आप कर लीजिए, शहद के लिए इनका उपयोग आप कर सकते हैं, लाभ के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, पहले का ढाका, दूसरे का पूर्णिया और तीसरे का पटना में विवाह हुआ था। इसके जो सबसे छोटी लड़की थी उसका पुत्र था सिराजुद्दौला। तो जब अलीवर्दी खां 1756 में इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद इसकी छोटी लड़की, जो सबसे छोटी लड़की थी, उसका पुत्र था सिराजुद्दौला, जो कि 1756 में यहाँ पर राजा बनता है, ठीक है, बंगाल का नवाब बनता है यहाँ पर और आगे राज करता है। तो सिराजुद्दौला के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।